बांग्लादेश का प्रोटेस्ट याद है? आज नेपाल की सड़कें उसी तरह जल रही हैं, लेकिन सवाल है इंडिया ने बांग्लादेश में क्या गलती की थी और नेपाल के केस में कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। नेपाल में अभी जो हुआ और हो रहा है वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, एक पूरा यूथ अपराइजिंग है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक जल गए हैं, लेकिन सच ये है कि कहानी बहुत ज्यादा गहरी है। हालांकि इन सब का ट्रिगर उन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होने के बाद शुरू हुआ, लेकिन पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ चला आ रहा आक्रोश और उस पे फिर करप्शन, नेपो किड्स का विदेशों में टैक्स पेयर का पैसा बहाना और अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा सब एक साथ निकल गया। रिजल्ट, लगभग 30 लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा इंजर्ड और देश का पूरा गवर्नेंस कोलैप्स कर गया। इंटेलिजेंस इनपुट्स क्लियर है, हाँ ये असली यूथ एंगर ही था, पर इतना ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस बिना प्लानिंग के शायद पॉसिबल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट की फाइल्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ नेपाल के स्टूडेंट्स थे या किसी पॉलिटिकल एजेंसी ने उन्हें पुश किया? देखिए, पीएम ओली भी रिजाइन कर चुके हैं। अब इंटरिम पीएम के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। एक कुलमन घिसिंग, जो नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस खत्म करने के लिए एक हीरो माने गए थे, और सुशीला कर्की, फॉर्मर चीफ जस्टिस, जो करप्शन के खिलाफ एक सिंबल है। बांग्लादेश में यूथ और अपोजिशन सरकार के खिलाफ उठे, लेकिन इंडिया ओपनली शेख हसीना को सपोर्ट करता रहा। इंटरनेट बैन, प्रोटेस्टर्स, पर इंडिया ने कुछ खास ज्यादा बोला नहीं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों को लगा इंडिया डेमोक्रेसी के साथ नहीं बल्कि एक रूलिंग पार्टी के साथ खड़ा है, और बांग्लादेश के लोगों ने एंटी इंडिया सेंटीमेंट जैसी ज्यादा चीजें पोर्ट्रे की। हालांकि इंडिया के लिए एक सबक बहुत ही क्लियर है। जैसे हमने बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पर एक तरफा होकर थोड़ा सा शेख हसीना गवर्नमेंट के लिए अपने समर्थन को ज़्यादा दिखाया था, हालांकि हमारा जो मीडिएशन था वो टाइमली था और एड भी हमने दी थी, लेकिन वैसे ही नेपाल के साथ भी एक मैच्योर, फ्रेंडली और स्टेबलाइजिंग रोल लेना होगा। बट ये ज़रूर याद रखना होगा कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट एक टाइम पर एंटी इंडिया हो गया था, क्योंकि अगर नेपाल अनस्टेबल हुआ तो इसका डायरेक्ट असर इंडिया के बॉर्डर्स और नेशनल सिक्योरिटी पर होगा। नेपाल में भी आज वही पैटर्न है, और इस बार इंडिया को एक चीज़ क्लियर रखनी होगी, किसी एक लीडर के साइड्स में खड़ा नहीं होना है, सिर्फ नेपाली आवाम और डेमोक्रेसी के साथ अपनी पोजीशन क्लियर रखे। यूथ को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी, वरना बांग्लादेश जैसी एंटी इंडिया वेव नेपाल में भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, एक पैटर्न तो जरूर क्लियर है, पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट और अब नेपाल में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, इन सब के ऑफिसेज जला दिए जा रहे हैं। दोनों जगह यूथ अपराइजिंग फ्रंट पर है, पर सवाल यह है, क्या ये सिर्फ लोगों का गुस्सा है या कहीं डीप स्टेट या हिडन फॉरेन एजेंसी इस आग को और हवा तो नहीं दे रही? इंडिया के लिए ये सिर्फ नेबर्स की खबर नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। अगर आसपास की डेमोक्रेसीज गिरती हैं तो इसका शॉकवेव हमेशा भारत तक आता है। क्वेश्चन अभी भी जिंदा है, नेपाल का फ्यूचर कौन लिखेगा? यूथ, करप्ट एलाइट, या फिर कोई नया चेहरा? आज के क्रक्स में यही, मिलते हैं अगले क्रक्स में।